हाँ जी, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने लिखा था रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एंगल्स, रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एंगल्स इन लैब एंड स्कैटरिंग एंगल्स इन लैब फ्रेम एंड स्कैटरिंग एंगल इन सीएम फ्रेम। लास्ट क्लास में हमने इसे निकाला था, ठीक है। तो देख लिया था, सिंपल सा आर्टिकल था। कोई डाउट है तो बताओ, अगर ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। चलो तो बढ़े आगे। देखो आज इसी का सब पार्ट करना है, बिल्कुल सेम सा आर्टिकल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज क्या करना है, आज रिकॉइलिंग एंगल देखना है। तो यहाँ रिकॉइलिंग एंगल होता है बीटा और यहाँ रिकॉइलिंग एंगल होता है 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो एक बार मैं फिगर बना के समझा देता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कोई हमने M1 बॉडी ली है, वो ऐसे जा रही है, M2 बॉडी से जाके टकरा रही है, टकराने के बाद वो ऐसे चली जाती है और दूसरी बॉडी ऐसे चली जाती है। जब हम लैब फ्रेम से देखते हैं तो ये एंगल हो जाता है स्कैटरिंग एंगल अल्फा, स्कैटरिंग एंगल लैब फ्रेम में, ठीक है, स्कैटरिंग एंगल। और दूसरे वाला एंगल हो जाता है बीटा, इसे बोल देते हैं रिकॉइल एंगल, रिकॉइलिंग एंगल इन लैब फ्रेम, ठीक। यहाँ पे कौन सी बॉडी गई है, M2 किस वेलोसिटी के साथ, V2। यहाँ पे कौन सी बॉडी गई है, M1 किस वेलोसिटी के साथ, V1, ठीक है। लेकिन जब इसी कोलिजन को हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है कि ये एक बॉडी, आगे बना रहा हूँ, एक बॉडी ऐसे गई है तो दूसरी बॉडी ऐसे गई है, ठीक है। ये हो गई M1 किस वेलोसिटी से गई, V1 डैश, और एंगल कितना बनाया, थीटा। और ये बॉडी हो गई M2 किस वेलोसिटी से गई, V2 डैश, और एंगल कितना बनाया, 180 माइनस थीटा। ओके, चल जाएगा काम। तो हमने पिछले में क्या किया था, पिछले आर्टिकल में हमने सीखा था कि अल्फा और थीटा के बीच कितना एंगल है, स्कैटरिंग एंगल इन लैब फ्रेम, स्कैटरिंग एंगल इन सीएम फ्रेम। अब हम सीखेंगे रिकॉइलिंग एंगल इन लैब फ्रेम बीटा और रिकॉइलिंग एंगल इन सीएम फ्रेम 180 माइनस थीटा, उन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। बिल्कुल सेम काम है, बिल्कुल सेम आर्टिकल है, जैसा पहले किया है वैसा ही करेंगे, कोई फर्क नहीं है। रिजल्ट में छोटा सा फर्क आएगा, बस वो सीखना है, ठीक। ये पैरामीटर्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमने क्या क्या किया हुआ है, लैब फ्रेम और सीएम फ्रेम दो लिए हुए हैं। पहले इलास्टिक कोलिजन इसमें पढ़ा, फिर इसमें पढ़ा, जिसमें M1 M2 बॉडी के मासेस थे, U1 U2 लैब फ्रेम में वेलोसिटीज थी इनिशियल और V1 V2 थी फाइनल, और U1 डैश U2 डैश इनिशियल वेलोसिटीज थी सीएम फ्रेम में, और ये थी V1 डैश V2 डैश सीएम फ्रेम में फाइनल वेलोसिटीज। और अल्फा बीटा एंगल से रिकॉइलिंग और स्कैटरिंग लैब फ्रेम में, और थीटा एंगल है, और 180 माइनस थीटा एंगल है किसमें, सीएम फ्रेम में। तो ये सारे पैरामीटर्स हमें पता है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में रिलेशन निकालना है। तो जैसे हमने पहले आर्टिकल में किया था बिल्कुल वैसा ही काम हम दोबारा से इस आर्टिकल में करते हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं लगाई है अभी तक, पिछला आर्टिकल नहीं किया है, तो उसे भी कर लो। पहले ये कर लोगे तो वो हो जाएगा, वो कर लोगे तो ये और आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ से कोई बॉडी जा रही है, सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसके विद रिस्पेक्ट टू कोई बॉडी M2 क्या हो रही है, V2 डैश वेलोसिटी से मूव कर रही है, कितने एंगल पे, 180 माइनस थीटा एंगल पे। और यहाँ से इसके विद रिस्पेक्ट टू जो है V2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो कितने एंगल पे, बीटा। ये लैब फ्रेम में है। और अगर आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दोगे तो आपको पता है कि V2 किसके इक्वल आएगा, V2 डैश प्लस V के इक्वल, है ना।
तो इसे कैसे किया था हमने, इसे पिछली बार कैसे किया था, इसे बिल्कुल वैसे ही करना है। इसके दो कंपोनेंट्स बनाए, एक आगे जाएगा एक नीचे जाएगा। इसके भी दो कंपोनेंट्स बनाए, एक ऐसे पीछे रहेगा एक नीचे रहेगा, और इसका तो है ही एक कंपोनेंट यानी कि ये वाला। ओके, यही बनाया था, यही काम किया था। तो कंपोनेंट्स डिवाइड कर लो। ये कंपोनेंट, ये एंगल कितना है, बीटा है ना, तो ये कंपोनेंट कॉस, ये साइन, और ये एंगल कितना है, ये एंगल नहीं, थीटा है, थीटा है। ओके, इसे आप ऐसे भी बना सकते हो, ये एंगल थीटा है क्योंकि इधर वाला अगर 180 माइनस थीटा है तो इधर वाला थीटा होगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट क्या हुआ, कॉस, और ये हुआ साइन। ठीक, तो बनाओ अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट्स लो। अलोंग एक्स एक्सिस अगर आप देख के लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो भी तब भी रिजल्ट सही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रिजल्ट आ ही जाएगा। तो देखो V2 का कौन सा कंपोनेंट है, V2 cos बीटा, V2 cos बीटा। V आगे जा रहा है, V आगे जा रहा है, प्लस V2 डैश का कौन सा कंपोनेंट है, cos थीटा, लेकिन वापस आ रहा है। तो अगर आप देखो एंगल V2 डैश cos 180 माइनस थीटा एंगल लोगे, cos 180 माइनस थीटा, यानी कि इसी एंगल से आपने ले लिया तो आगे वाला कंपोनेंट, तो ये अपने आप cos 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब माइनस ऑफ cos थीटा, तो ये अपने आप V2 डैश cos थीटा बना देगा, और बाकी तो सेम रहेगा। चेक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात ना हो। मैंने क्या किया था, पहले ही एंगल चेंज कर दिया था, तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से सीधा भी माइनस कॉस थीटा लिख सकते थे, लेकिन अगर आप वो वाला एंगल लेना चाहते हो तो उससे लिख लो, पहले प्लस लिख लोगे पर बाद में वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, जैसे मर्जी कर लो। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब अगर अलोंग वाई एक्सिस कंपोनेंट्स देखोगे, अलोंग वाई एक्सिस तो क्या होगा, इसका कंपोनेंट होगा साइन बीटा और उसका कंपोनेंट होगा साइन थीटा। ठीक हो गया, यही काम हमने पिछले में किया था, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। ऐसे ही दो कंपोनेंट्स निकाले थे, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अलोंग। इसके बाद क्या किया था, डिवाइड 2/1 कर दो। 2/1 करोगे तो V2 साइन बीटा अपॉन V2 कॉस बीटा, तो ये हो गया साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा इज इक्वल टू V2 डैश साइन थीटा डिवाइडेड बाय V माइनस V2 डैश कॉस थीटा। हो गया। अब इसमें से V2 से V2 कट जाएगा, इसमें भी हम V2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर रह जाएगा सिर्फ साइन थीटा, नीचे हो जाएगा V अपॉन V2 डैश और माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। ओके, अब V अपॉन V2 डैश कितना है, यह भी हमें पता होना चाहिए। V हमने निकाला था सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम, तो वो थी m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। पिछले आर्टिकल में राजे सब करवाया हुआ है, तो देख लेना, बहुत बार कर लिया, ये तो काफ़ी बार रिजल्ट आ गया। और V2 डैश हमने कैलकुलेट कर लिया था सेंटर ऑफ मास वाले फ्रेम में, दिस विल बी इक्वल टू U2 डैश, दैट विल बी इक्वल टू, अगर आप मैग्नीट्यूड वैसे देखोगे तो ये हो जाएगा m1u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, और देखो ध्यान से m1u1 अपॉन m1 प्लस m2, m1u1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि ये V और V2 डैश दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
क्लियर हुआ? 1 हो जाएगा ना। तो मैं इस फॉर्मूले को एक बार यहां लिख लेता हूं। दिस विल गिव यू tan बीटा साइन अपॉन कॉज, दैट इज tan बीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और ये बराबर होने की वजह से 1 माइनस कॉस थीटा। इस रिजल्ट को मैं एक बार ऊपर फिर से लिखता हूं, इसे इरेज कर देते हैं और इस रिजल्ट को हम एक बार फिर से नीचे से उठा के ऊपर ले आते हैं। ठीक है, यहाँ से भी इरेज कर ही दूँ। रिलेशन तो याद हो ही गया होगा आपको। कितना आया है ये tan बीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसमें याद हो, अगर याद करो पिछले आर्टिकल को क्या सीखा था हमने, इसे साइन 2 थीटा फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। इस पे कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, 1 से 1 कट गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया, मैं एक स्टेप में लिख दूंगा आगे, तो ऊपर सेम रहा 2 साइन थीटा बाई 2। अगले स्टेप में काटूंगा, कंफ्यूज ना हो कोई बच्चा। कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, स्क्वायर से और 2 से एक ये स्क्वायर और एक ये 2 से कट गया, तो क्या बचा, कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, यानी कि कॉट थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2। लेकिन सामने तो टेंजेंट है ना, टेंजेंट है तो इसे भी टेंजेंट में कर दो, तो ये हो जाएगा टेंजेंट, आगे क्या लिखूं, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, क्योंकि कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। तो अब tan दोनों तरफ से आप छोड़ सकते हो, तो बीटा इज इक्वल टू हो गया 90 माइनस थीटा बाई 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 2 बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। ठीक है, 180 माइनस थीटा क्या है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में रिकॉइलिंग एंगल, और बीटा क्या चीज है, लैप फ्रेम में रिकॉइलिंग एंगल। तो रिकॉइलिंग एंगल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रिकॉइलिंग एंगल इन लैप फ्रेम। सीधा रिजल्ट है। पिछली बार रिजल्ट थोड़ा टिपिकल था, अल्फा के साथ हमने जो रिजल्ट निकाला था वो था tan अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस m1 अपॉन m2, ऐसा कुछ। तो वो डिफिकल्ट था, m1 m2 पे डिपेंडेंस थी, लेकिन इसकी कोई m1 m2 पे डिपेंडेंस नहीं है, फ्री है। ठीक है, लेकिन एक चीज जरूर है, एक चीज बड़ी अच्छी जरूर है कि अगर आपने m1 इक्वल टू m2 ले लिया, अगर आपने m1 इक्वल टू m2 ले लिया तो क्या होगा, बताओ क्या होगा। अगर आपने m1 इक्वल टू m2 ले लिया तो आपको रिजल्ट याद है पिछले में, इसमें क्या था, m1 बाई m2 इक्वल टू 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, ये हो जाता था tan थीटा बाई 2। यहां से रिजल्ट आया था हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2। तो अब ये देखो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 अल्फा, और अल्फा उधर ले जाओ और 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 2 से डिवाइड कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको सबसे पहले आर्टिकल में भी यही रिजल्ट बताया था कि अगर दोनों बॉडीज के मास इक्वल हो गए तो दोनों स्कैटरिंग प्लस रिकॉइलिंग एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री होता है। तो यहां से भी निकलता है रिजल्ट। ठीक है, तो बड़ा अच्छा आर्टिकल है, प्यारा सा आर्टिकल है, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा आर्टिकल है, जिसमें हम क्या करते हैं, दोनों फ्रेम्स के रिकॉइलिंग एंगल्स में एक रिलेशन निकालते हैं
और दोनों फ्रेम्स के स्कैटरिंग एंगल के रिलेशन की तरह ये टिपिकल नहीं है, ये बिल्कुल एक सिंपल सा आसान सा सीधा सीधा रिजल्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, चलो ये आर्टिकल करके आना, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। आज के समाचार समाप्त होते हैं। थैंक यू।